हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजा में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आपने कल विद्युत आवेश देखा था, उसी में हम आज देखेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं कि कोई भी आवेश है वो उसको किसी दूसरे स्थान पर उठाकर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र या विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आप परिभाषा सुनो। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर एक अन्य बल का अनुभव होता हो। मान लो ये कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर क्यों मूल आवेश है, क्यों क्या है, मूल आवेश, मूल आवेश है। और ये इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ये इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब किसी अन्य आवेश को उठाकर लाते हैं, क्यों क्यों आवेश को उठा कर लाते हैं, तो जो बल का अनुभव करेगा तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। समझ में आ रहा है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है, क्या लगता है, फोर्स यानी बल लगता है। अब आगे देखो, एक धन आवेश या ऋण आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या, अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आप एक और देखो, ये कोई धागा है, इस पर दो आवेश लटक रहे हैं। समझ में आ रहा है? दो आवेश लटक रहे हैं। अगर यहाँ पर क्यों आवेश लाया जाए, क्या, यहाँ पर क्यों आवेश, तो ये इस तरफ प्रतिकर्षित होगा। या धनात्मक आवेश लाया जाए, क्या लाया जाए, धनात्मक आवेश, तो ये इस तरफ प्रतिकर्षित होगा। समझ में आ रहा है? इन पर कोई बल लगेगा उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझोगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश को जितने बल का अनुभव होता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी धनावेश को लाने में जितना बल लगता है उसे, या एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या, विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखना, एकांक, पहले तो थ्योरेटिकल रूप से तीव्रता को इससे प्रदर्शित करते हैं। एकांक आवेश को जितने बल का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार होगा, ई बराबर क्यू अपॉन, यानी एफ अपॉन क्यू। और उसके बाद आप देखो कि मान लो कि ये कोई क्यों आवेश, समझ में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो एकांक आवेश है, उस पर लगने वाला बल, समझ में आ रहा है, एफ। और दूरी पर है, मान लो एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, ई इज इक्वल टू इस वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर। समझ में आ रहा है? सॉरी, यहाँ पर आएगा क्यू नॉट, इसको बदलेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब इसके आगे देखेंगे इसका मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यह बल किसमें होगा, न्यूटन में। आवेश किसमें होगा, कूलाम में, न्यूटन अपॉन कूलाम। इसकी विभव क्या होगी, m1 L1 T-3 A-1, ये होगी इसकी विभव, m1 L1 T-3 A-1। तो उसके आगे बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखा जाता है तो ये आवेश पर क्यू ई परिणाम का बल लगाता है। अब विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो ये क्या करेगा, क्यू ई आवेश या क्यू ई बल लगाएगा। क्या लगाएगा, क्यू ई। देखना किस प्रकार, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखने पर इस पर जो बल लगेगा, ये फोर्स, ये किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर। क्यू का मतलब क्या, आवेश इंटू तीव्रता, किसके बराबर होगा, आवेश इंटू तीव्रता। आगे देखना, क्यू ही परिणाम का बल लगता है। यदि आवेश धनात्मक हो तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश क्या होगा, धनात्मक हो तो इस तरफ लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और आवेश ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा।
और आवेश ऋणात्मक हो, यदि आवेश ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। अब आपको देख लेना कि कोई धनात्मक है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो आवेश पर बल भी इस तरफ लगेगा। और अगर मान लो ऋणात्मक आवेश है और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस तरफ है और ऋणात्मक आवेश है कोई क्यू, यानी ऋणात्मक आवेश लगाना है, कोई ऋणात्मक आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा यार, समझ में आ रहा है। तो उसके आगे विद्युत क्षेत्र की किसी स्थान पर कुल काल्पनिक रेखाओं की सहायता से दर्शाया जा सकता है, जो काल्पनिक रेखाओं को एक अन्य नाम से जानी जाती है, एक अन्य नाम से जानी जाती है। उससे पहले हम और बात कर लेते हैं इसके विमीय सूत्र की। तो न्यूटन अपॉन कूलम होता है, जिसको और टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो वोल्ट अपॉन मीटर, और इसके बराबर होगा जूल अपॉन कूलम इंटू मीटर। सीजीएस मात्रक डाइन अपॉन स्टेट कूलम होगा। M1 L1 T-3 A-1 इसकी तीव्रता की विमा होगी। अब है विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश की दिशा में होगी और ऋण आवेश के कारण आवेश के विपरीत दिशा में होगी। अब है विद्युत बल तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है? विद्युत बल ये है F इजिकल टू क्यू ई, ये संबंध होता है इसमें। F इजिकल टू क्या? क्यू ई। आगे देखना, क्यू ई बल का अनुभव करता है यदि आवेश धनात्मक हो तो बल की दिशा में तथा आवेश ऋणात्मक हो तो बल की विपरीत दिशा में, यह भी हमने देखा है। अब विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण किस प्रकार होगा? या विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण, तो कई आवेशों के कारण विद्युत से किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई वेक्टर बराबर E1 प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट 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 चलता ही रहेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम विद्युत बल रेखाएं। क्या? विद्युत बल रेखाएं ये किस प्रकार होती है? क्या? विद्युत बल रेखाएं। तो देखना, विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश की गति का रेखांकित पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। धनात्मक आवेश की गति का रेखा चित्र, धनात्मक आवेश की गति का रेखा चित्र क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखा ही कहलाता है। अब विद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषता होती है, क्या होती है? और मान लो ये धनात्मक आवेश इस तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ से कोई क्यों आवेश जा रहा है तो इसकी दिशा यहाँ पर ये होगी, विद्युत बल रेखाओं की दिशा। और यहाँ पर क्या होगी? ये होगी। फिर यहाँ पर ये होगी। अब विशेषता में पहला आ रहा है, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। फिर दूसरी है, बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या करेगी? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, क्योंकि कटान बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखाएं होगी या दिशाएं होगी विद्युत क्षेत्र की, ऐसा संभव नहीं है। कटान बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो या दो से अधिक दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। अब आपको बता दें कि प्लस क्यों आवेश त्रिज्य बार की ओर विद्युत बल रेखाएं निकालता है। प्लस क्यों आवेश है, मान लो यहाँ पर कोई, तो ये त्रिज्य बार की ओर क्या निकालेगा? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं निकालता है त्रिज्य बार की। और ऋणात्मक आवेश मान लो माइनस क्यू है, तो ये त्रिज्य अंदर की ओर, किस तरफ? त्रिज्य अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं निकालता है। समझ में आ रहा है? अब विद्युत बल रेखाएं लूप का निर्माण नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं क्या करेगी? लूप का निर्माण नहीं करेगी। अब आगे देखो आप, विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार लूप का निर्माण करती है या नहीं करती। अगर मान लो यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा या बल रेखाओं की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। किसकी ओर होगी? प्लस से माइनस की ओर। प्लस से त्रिज्य निकलती है और ऋणात्मक पर त्रिज्य आती हुई प्रतीत होती है, यही होता है। तो इस प्रकार होगी, लूप का निर्माण नहीं करेगी। ये बल रेखाएं हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, उसके बाद आगे बात करेंगे, ये सदैव सतह के लंबवत बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी सतह के अगर गोलाकार है तो उसमें बाहर निकलती हुई रहती है। विद्युत बल रेखाएं
आवेशित चालक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए ये केवल सुग्राही उपकरण या युक्ति का विद्युत क्षेत्र में परिरक्षण किया जा सकता है। अब है, जहां पर बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा और जहां पर दूर दूर होगी वहां पर दुर्बल। तो देखना किस प्रकार, जहां पर विद्युत क्षेत्र पास पास होगा या बल रेखाएं पास पास होगी विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। एक तो इस बिंदु पर ले लेते हैं इसे E1, इस बिंदु पर E2 और इस बिंदु पर E3। तो कहाँ पर ज्यादा होगा, तो E1 पर ज्यादा होगा, क्या होगा E1 पर अधिक होगा, E2 पर उससे कम होगा और E3 पर सबसे कम होगा। उसके बाद प्रबल विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं पास पास होती है जबकि दुर्बल विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं दूर दूर होती है। विद्युत बल रेखाएं स्वयं में संकुचन या प्रयास करती है जो भी जातीय आवेशों में आकर्षित दर्शाती है, और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के दूर धकेलने का प्रयास करती है और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण दर्शाती है। अब विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है, तो विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है। उससे पहले एक बात कर लेते हैं सतत एक एवं एक समान आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सतत एवं एक समान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम आवेशित निकाय को अल्पांश आवेशों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक अल्पांश में dq बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। इस अल्पांश आवेश के कारण दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र dE ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र कौन सा याद करते हैं, E वेक्टर बराबर समाकलन dE वेक्टर, यही निकालते हैं और यही ज्ञात करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की बात करें तो समरूप और असमरूप विद्युत क्षेत्र कितने, दो प्रकार, समरूप और असमरूप। देखना किस प्रकार समरूप और असमरूप होता है। समरूप और असमरूप। समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा दोनों समान होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मान परिणाम समान होगा। यह तो होगा समरूप समरूप और दूसरा असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप में क्या होगा, और किस प्रकार की हो सकते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल नियत होता है और बल नियत होने के कारण आवेशित कण का त्वरण नियत होगा, फलस्वरूप गति के समीकरण लागू होंगे। बल नियत होगा तो त्वरण भी नियत होगा, त्वरण नियत होगा तो गति के समीकरण लगेंगे। किस प्रकार लगेंगे, F इजिकल टू, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, क्यों ई समीकरण 1 से। दूसरा हम क्या जानते हैं, F बराबर M में होता है, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू, क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू, ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम, यही होगा, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू ई अपॉन एम। अब हम गति के पहले समीकरण में एक ही जगह मान रखेंगे, क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी की जगह क्यू ई अपॉन एम, v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा s बराबर यू टी प्लस 1/2, एक ही जगह क्यू ई अपॉन एम, यू टी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। फिर आता है 2s, तो एक ही जगह क्या रखेंगे, एक ही जगह क्यू ई अपॉन एम, 2s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस प्रकार को समीकरण लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब है कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखेंगे कि किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 2 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम विद्युत क्षेत्र है। यदि एक प्रोटॉन गति करना प्रारंभ करता है तो ज्ञात कीजिए प्रोटॉन पर त्वरण। समझ आ रहा है, तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। हर रोज एक टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, विद्युत आवेश, आज क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र, तो पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे। कोई नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र कितना है, E इज इक्वल टू 2 × 10⁻³
न्यूटन अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र है तो एक प्रोटॉन गति करना प्रारंभ करता है तो पहला क्वेश्चन पूछा गया प्रोटॉन पर त्वरण कितना होगा। प्रोटॉन पर त्वरण कितना होगा, F इजिकल टू क्यू ई, यही होगा। समझ में आ रहा है। फिर यहां से हम क्या कह सकते हैं, A इजिकल टू क्यू ई अपॉन एम, यही रखा था। अब ए का मान रख दो, क्या रखोगे, क्यू का मान तो है 2 इंटू 10⁻³ इंटू ई का मान कितना है, सॉरी प्रोटॉन, आवेश क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मान होगा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब, कल देखा था। और ये दे रखा है ई का मान, अपॉन एम का मान कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻−27। तो इसका सोल्व करने पर यहाँ पर त्वरण क्या आएगा, 1.9 इंटू 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब है पी पर विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण, तो यही होगा, दूसरा इसका भी आंसर यही होगा। फिर तीसरा पूछा है 2 सेकंड में पी द्वारा तय की गई दूरी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर, यही होगा। एस 2 सेकंड में तय की गई दूरी प्रोटॉन द्वारा, तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो ये सारा सब कुछ मैटर 0 हो जाएगा। 1/2 क्यू ई अपॉन एम का मान तो ये है 1 पॉइंट कितना है 1.9 इंटू 10⁻11, टी का मान 2 सेकेंड है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 में से 2 का भाग देने पर 2, और यानी 19 दूनी 38, 3.8 इंटू 10⁻11, आंसर कितना आएगा 3.8 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर पूछा गया 2 सेकंड में बाद पी का वेग, वेग वाला समीकरण लगा दो, 2 सेकंड के बाद पी का वेग तो किस प्रकार होगा, लास्ट इसमें v बराबर u प्लस क्यू ई अपॉन एम टी। तो 2 सेकंड में प्रारंभिक वेग वैसे ही 0 है, क्यू ई अपॉन एम का मान अभी निकाला था, कितना आ रहा है 1.9 इंटू 10⁻11, समय 2 सेकंड बाद 2 लिख दो तो कितना आएगा, वही आ जाएगा 38, यानी 3.8 इंटू 10⁻11। तो ये क्वेश्चन हो गया है। उसके आगे आवेशित वस्तु का हवा में संतुलन। अब आगे वाला टॉपिक कौन सा आ रहा है कि आवेशित वस्तु को हवा में संतुलित किस प्रकार कर पाती है या करते हैं, वो देख लेना। कोई धनात्मक आवेश है जिसका द्रव्यमान क्या है m, वो हवा में संतुलन, इसका आवेश यानी इस तरफ क्या है 2 विद्युत क्षेत्र है, या बल रेखा ही दे रखी है, क्योंकि किस तरफ है, बल इस तरफ लग रहा है धनात्मक आवेश में, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल mg इस तरफ लगेगा, हवा में लटकेगा, तो समझ में आ रहा है। फिर उसी प्रकार दूसरा ऋणावेश देख लो, m द्रव्यमान का है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसमें क्या होगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो क्यू किस तरफ लगेगा इस तरफ, और mg किस तरफ लगेगा इस तरफ, देख लेना। अब संतुलन, यदि क्यू बराबर mg तब हवा में यानी F इजिकल टू mg अपॉन क्यू, ये कैसे आया, यहाँ पर बल कितना लगेगा F बराबर mg, और हम क्या कह रहे हैं F इजिकल टू क्यू, यही कह रहे हैं, दोनों को बराबर रख दो, mg अपॉन क्यू या F अपॉन क्यू के हिसाब से F अपॉन m, सॉरी A बराबर या E बराबर mg अपॉन क्यू लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग दोनों पर बराबर लगेगा, हवा में हो चाहे आवेश ऋणात्मक हो या धनात्मक, तो संतुलन इस प्रकार करेगा, क्यू बराबर किसके होगा, क्यू बराबर होगा mg के। उसके बाद यदि एक पानी की बूंद जिसका द्रव्यमान 2 ग्राम है, इससे एल्यूमिनियम परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, तो हवा में संतुलन बनाने के लिए किस तरफ या कितना विद्युत क्षेत्र आरोपित करना पड़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तरफ ही होगा,
कितना होगा वो देख लेना, कितना विद्युत क्षेत्र, वही फॉर्मूला है, F इजिकल टू एम जी अपॉन क्यू, MG/Q, 2 × 10⁻⁻13, सॉरी -3 है, 2 × 10⁻³ kg, ये 2 × -3 यानी 2 ग्राम दे रखा है तो उसको किलोग्राम में चेंज किया गया है, तो देख लेना, इंटू 10, जी का मान क्या लिया है, 10 लिया है, और क्यू का मान कितना है फिर 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे तो इसको सोल्व करते जाएंगे, सोल्व करेंगे तो लास्ट में फाइनल आंसर आएगा 0.9 इंटू 10⁻16। अब है एक बिंदु आवेश यानी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। अब आपको किसका बताना है, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र बताना है। देखना देखें बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र किस प्रकार बताओगे। मान लो कोई क्यू है और कोई क्यू नोट है, आर दूरी पर स्थित है, तो इनका विद्युत क्षेत्र बताना है। तो एफ इजिकल टू क्या होगा, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। अब विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नोट, यही आएगा। अब एफ का मान रख देने पर, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट, समझ आ रहा है, ये आएगा। फिर क्या आएगा, क्यू नोट से क्यू नोट चला जाएगा, तो क्या आएगा, ई इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर है निर्भरता, तो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश पर निर्भर करेगा, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा और माध्यम पर निर्भर करेगा। अब है कुछ देखें कि कोई ग्राफ ही विधि द्वारा के दर्शाया गया है कि किस प्रकार आवेश और एक दूसरे के ये निर्भरता करते हैं। तो पहला दे रखा है, अगर विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, इधर क्यू और इधर ई, तो किस तरफ, तो इस तरफ दोनों के मध्य परिणामी होगा। दूसरा उनके बीच की दूरी का ग्राफ पूछ लिया जाए तो उनके बीच की दूरी का ग्राफ इस तरफ होगा। फिर है अति परवलयाकार होगा इनका ग्राफ। प्लस क्यू का पूछ लिया जाए तो प्लस क्यू ऊपर आवेश, ऊपर नीचे तिरछे की तरफ निकलते हुए नजर आएंगे आपको, समझ आ रहा है। और माइनस क्यू पर पूछ लिया जाए तो अंदर की ओर आते हुए नजर आएंगे आपको, ये याद रखना आप सभी को। अब आगे देखते हैं आवेशों के निकाय का विद्युत क्षेत्र या अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रकार होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत इस प्रकार होगा, जितने भी आपको आवेश Q1 Q2 Q3 दे रखा होता है, Qn इजिकल टू क्या होगा, के Qn अपॉन Rn का स्क्वायर अपॉन Rn का केफ, इस प्रकार होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आ रहा है? या अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग किस प्रकार, E1 बराबर के Q1, E1 बराबर के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, दूसरा E2 इजिकल टू के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे, फिर इन सभी को जोड़ोगे तो फाइनल यही आएगा। सभी आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी मान अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है, यही है, सदिश योग के बराबर होगा। अब लास्ट पॉइंट है, निर्वात में स्थित क्यों आवेश में से संबंधित कुछ विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालनी है। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालने पर आवेश बटा ये क्या है, विद्युतशीलता, कल हमने पढ़ी थी, इसके फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।